हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए साहिल ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। आज गाइस मैं आप लोगों के साथ लाया हूं अपना लेक्चर 1 क्वेश्चन बैंक सीरीज का। आज से 2 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्वेश्चन बैंक सीरीज के बारे में, जब मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज में हम कई सारी वीडियोस के थ्रू सीखेंगे कि किस तरह से लॉ के आंसर लिखे जाते हैं, उनमें सेक्शन नंबर कैसे इनकॉर्पोरेट करने हैं, केस लॉस कैसे मेंशन करने हैं, एक से ज्यादा सेक्शन हो तो किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। उन सब इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों के मैंने वीडियो अपलोड करी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। बच्चों ने काफी इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ, इस तरह की वीडियोस हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। तो उसी से कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ लाया हूं पहला लेक्चर अपनी क्वेश्चन बैंक सीरीज का, और मैं इसमें शुरू करने जा रहा हूं विद क्वेश्चंस ऑन कंपनीज एक्ट 2013। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था कि हम कंपनीज एक्ट से शुरू करेंगे और मैं अपने क्वेश्चन बैंक को फॉलो करूंगा। तो मैं अपना क्वेश्चन बैंक आपके सामने मैंने ओपन कर लिया है। पेज 115 से इसके अंदर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस कंपनीज एक्ट के ऊपर। इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ आज डील कर रहा हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग आ जाइए, जिसमें मैं एक सैंपल क्वेश्चन आपको प्रॉपर लिख के दिखाता हूं कि आंसर कैसे लिखा जाता है। इट्स अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबने किया हुआ होगा, लेकिन मेरा मकसद यहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर क्या है ये बताना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आंसर लिखा कैसा जाता है ये सिखाया जाए। तो एक केस स्टडी से हम शुरू करते हैं, और इस केस स्टडी में जो मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा ये होगा एक टाइप ऑफ आंसर लिखने का तरीका, यानी कि इसको मैं टाइप 1 नाम दे दूंगा कि आंसर इस तरह से लिखा जा सकता है। एंड दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर, यानी कि ये बेस्ट वे है। ये आप तब लिख पाएंगे जब आपको आंसर बहुत अच्छे से आता होगा, जहां आपको सेक्शन का नंबर भी आता होगा, डेफिनेशन प्रोविजंस भी बिल्कुल क्लियरली होंगे, कंक्लूजन भी बिल्कुल क्लियरली पता होगा, तो आप इस पैटर्न में आंसर लिख सकते हैं। बेटा, लॉ में आंसर लिखने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। मैं हर वीडियो में अलग अलग आपसे तरीका डिस्कस करूंगा। कुछ तरीके ऐसे हैं जहां पर अगर आप आंसर में सेक्शन नंबर नहीं जानते तो आप उस तरीके से आंसर लिख दीजिए, चल जाता है, मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे होते हैं जो आपको विद सेक्शन नंबर्स आते होते हैं, जिसमें आपको केस लॉ भी आता होता है, सब सेक्शन भी आता होता है, सेक्शन की डेफिनेशन भी आती होती है। तो ऐसे परफेक्टली आते हुए आंसर को कैसे लिखना है, उसके लिए आज की वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर। ये एक तरीका है, ये आपने वहां अप्लाई करना है, उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जो बहुत अच्छे से नहीं आते हैं उनके लिए फिर से हम एक आधा तरीका और देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए। आइए क्वेश्चन 8 दिखा रहा हूं मैं आपको। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एवीएस प्राइवेट लिमिटेड इज ₹1 करोड़, consisting of 8 lakh equity shares of ₹10 each fully paid up and 2 lakhs cumulative preference shares of ₹10 each fully paid up। तो 1 करोड़ उसकी कैपिटल है, कंपनी का नाम है एवीएस प्राइवेट लिमिटेड। द कैपिटल इज 1 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹80 each, यानी कि 80 लाख रुपीस की आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है और 20 लाख रुपीस की आपकी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। उसके बाद दो कंपनी का नाम आए हैं, XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 3 lakh equity shares and 1.5 lakh equity shares respectively in AVS प्राइवेट लिमिटेड। तो इस AVS प्राइवेट लिमिटेड में दो कंपनीज XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड 3 lakh शेयर्स एंड 1.5 यानी कि 1.5 lakh इक्विटी शेयर्स रेस्पेक्टिवली होल्ड करती हैं। इन दोनों का अगर टोटल कर लिया जाए तो ये 4.5 lakhs इक्विटी शेयर्स होल्ड करती हैं। XYZ एंड BCL प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों कंपनियां आर सब्सिडरीज ऑफ TCR प्राइवेट लिमिटेड, ये TCR प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी हैं। आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामिन वेदर AVS प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ TSR प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये TSR प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है? तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एक कंपनी है TSR प्राइवेट लिमिटेड, इसकी दो सब्सिडरीज हैं, सॉरी, इसकी हमारे पास दो सब्सिडरीज हैं, एक XYZ और एक हमारे पास है BCL। और ये XYZ और BCL दोनों शेयर्स होल्ड करती हैं AVS में। XYZ होल्ड करती है 3 lakhs, BCL होल्ड करती है 1.5 lakh और AVS की टोटल कैपिटल है 8 lakh इक्विटी शेयर्स एंड 2 lakhs प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब हमें पहले ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेट कर रहा है सब्सिडरी की डेफिनेशन से। सबसे पहले ये आपको पहचानना जरूरी होता है, और उसने एक ही क्वेश्चन पूछा है पूरे क्वेश्चन के अंदर कि क्या हम कह सकते हैं कि एवीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टीएसआर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है या नहीं है। दैट मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। मैं मानता हूं कि आपको सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन इस समय आती होगी,
मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, सिर्फ आंसर लिखना सिखा रहा हूँ। तो 2 क्लॉज 87 हमारा कंपनीज एक्ट का डील करता है सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन से, जहां वो डिफाइन करता है कि सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच सच कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर either on its own or through one or more of its subsidiaries। तो हमने सेकंड पार्ट पे ध्यान रखना है कि एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी की मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल करती है, या तो खुद या अपनी सब्सिडरीज के थ्रू, तो ऐसी कंपनी को दूसरी कंपनी का होल्डिंग बोला जाता है, या दूसरी कंपनी को पहली कंपनी का सब्सिडरी बोला जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन। क्वेश्चन का आंसर हमें बेटा समझ आता है कि एवीएस है 8 लाख उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, वोटिंग राइट्स की इक्विटी के पास ही होते हैं जनरली, तो हम 8 लाख इक्विटी ही कंसीडर करेंगे। उसमें से XYZ और BCL दोनों मिलके मोर देन वन हाफ होल्ड करते हैं, और क्योंकि दोनों TSR की सब्सिडरीज हैं तो हम ये कह सकते हैं TSR AVS की भी होल्डिंग बन जाएगी, बिकॉज TSR थ्रू इट्स सब्सिडरीज होल्ड्स मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ AVS प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें आंसर पता है कि आंसर यस है कि हाँ, जो हमारी AVS प्राइवेट लिमिटेड है वो सब्सिडरी है TSR प्राइवेट लिमिटेड की। आंसर लिखना कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। आइए मैं आपको आंसर लिखना सिखाता हूं। आंसर की बात करें थोड़ा, सबसे पहले आपके पेपर में जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन को फ्रेश पेज से शुरू करना है, हर आंसर को फ्रेश पेज से शुरू करना है। यानी कि एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स हैं तो कोशिश करें अगर अलग अलग सारे पार्ट्स भी अलग अलग पेज पे शुरू हो जाएं तो कोई इश्यू नहीं है, और एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक साथ अटेम्प्ट करने हैं। आपको अलग अलग नहीं करना कि ये ना हो 2A कहीं अटेम्प्ट हुआ हो, 2B फिर कहीं और अटेम्प्ट हुआ हो। क्वेश्चन 2 के अगर 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो मेक श्योर वो इकट्ठे हो। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि पहले आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करें, फिर आप 2 करें, फिर आप 3 करें। आप क्वेश्चन 2 पहले अटेम्प्ट करें लेकिन चारों पार्ट इकट्ठे अटेम्प्ट करें उसके, फिर आप क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके चारों पार्ट इकट्ठे अटेम्प्ट करें। हाँ, एक क्वेश्चन के सारे पार्ट इकट्ठे अटेम्प्ट होंगे लेकिन क्वेश्चंस आगे पीछे किए जा सकते हैं। तो आप आंसर शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे पेज के सेंटर में आंसर टू क्वेश्चन नंबर, लेटर से बड़ा ये पेपर में क्वेश्चन था 2B, तो सबसे पहले आप सेंटर में लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2B, ये आपका सेंटर होगा। केस लॉ का परफेक्ट आंसर लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, इसको हम टाइप 1 दे देते हैं कि अगर आपको सब कुछ आता है क्वेश्चन में तो किस तरह से आंसर लिखा, टाइप 1 इस तरह से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेबल सेक्शन, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेबल सेक्शन। ये आप तभी लिख पाएंगे अगर आपको सेक्शन अच्छे से आता होगा, तभी मैं कह रहा हूं ये वाला पैटर्न तब अप्लाई हो पाएगा जब आपको क्वेश्चंस अच्छे से आते होंगे। सर क्या सारे क्वेश्चन इस पैटर्न से लिखेंगे? नहीं, सारे इस तरह से लिखा है तो फिर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पेपर में, यू विल गेट अराउंड 85-87 मार्क्स। दिस इज द बेस्ट आंसर। जितने आज सेक्शंस याद हो सकते हैं कोशिश करें। जो नहीं आता उसके लिए अलग पैटर्न से डिस्कस करेंगे कि सेक्शन नंबर ना आता हो तो कैसे बात करना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एप्लीकेबल सेक्शन। उसके आगे हम लिखेंगे, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, आप पेपर में कलर चेंज नहीं करेंगे, आपको सिर्फ पेपर में ब्लैक कलर से ही आंसर लिखने हैं, ब्लैक बॉल पॉइंटेड पेन से। इसमें मैं लिखूंगा एप्लीकेबल सेक्शन के बाद द गिवन प्रॉब्लम। बेटा बच्चा वर्ड लिख देता है द अबाव प्रॉब्लम, द अबाव प्रॉब्लम नहीं लिखना, क्योंकि द अबाव प्रॉब्लम तब लिखी जाती है जब इस आंसर के ऊपर आपकी प्रॉब्लम लिखी हुई हो। आपकी आंसर शीट में प्रॉब्लम नहीं लिखते आप लोग क्या करते हैं, आप बुक्स में वर्ड्स पढ़ते हैं द अबाव प्रॉब्लम, वहां सही लिखा होता है क्योंकि वहां ऊपर क्वेश्चन होता है, नीचे उसका आंसर होता है। अबाव प्रॉब्लम का सेंस बनता है। बच्चे आंसर शीट में भी क्या लिखे जा रहे होते हैं? द अबाव प्रॉब्लम। द अबाव प्रॉब्लम नहीं लिखना, क्या लिखना है? द गिवन प्रॉब्लम, या आप लिख सकते हैं द प्रॉब्लम गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू सेक्शन 2 clause 87 of Companies Act 2013। बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में सी और ए कैपिटल रहेंगे, आप लोग एक्ट के नाम में अल्फाबेट छोटा डाल देते हैं। द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कॉमा लगा के विच रिलेट्स टू या विच डिफाइंस अ सब्सिडरी कंपनी। आप बता देंगे सेक्शन 287 किससे डील करता है। आपने पहली लाइन में तो क्लियर बता दिया कि मैं पहचान गया हूं कि प्रॉब्लम है कहां से। द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू सेक्शन 287 2 क्लॉज 87, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वही ब्लैक पेन जो आप यूज कर रहे हैं उसे अंडरलाइन कर लेंगे, विच डिफाइंस अ सब्सिडरी कंपनी। अब आप आएंगे सेक्शन को एक्सप्लेन करने पे, क्या लिखेंगे?
सेकेंड हेडिंग बनाएंगे लीगल प्रोविजंस, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं लीगल प्रोविजन की जगह साथ में प्रोविजंस ऑफ लॉ। इसके अंदर सेक्शन भी एक्सप्लेन किया जा सकता है और केस लॉ कोई है तो केस लॉ भी मेंशन किया जा सकता है। दिस इज दैट पोर्शन जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं बेटा पेपर के अंदर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें मैं आपको डिफाइन करूंगा जो हमारा सेक्शन 287 कहता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें आप शुरू कर सकते हैं, इसको शुरू करने के कई तरीके हैं। आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 87 a subsidiary in relation to one or more companies a subsidiary in relation to one or more companies, that is a holding company means a company in which the other company। तो मैं डेफिनेशन पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा, डेफिनेशन मैं आपको यहां से दिखा देता हूं क्योंकि मकसद डेफिनेशन लिखवाना नहीं है। तो आप ये डेफिनेशन लिख देंगे, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो आप 2 क्लॉज 87 यहां पर एक्सप्लेन करेंगे तो पूरी डेफिनेशन हो जाएगी। अच्छा, वन और मोर कंपनी नहीं हो सकता। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस यहां प्रॉपर डेफिनेशन दे दीजिए नीचे इसकी। कोई केस लॉ है इसमें, इसमें तो केस लॉ खैर आता नहीं, तो इसमें आपको केस लॉ की मैंने जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने प्रॉपर यहां पर डेफिनेशन दे दी 2 क्लॉज 87 के हिसाब से एक सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। ठीक है, ये आपका हो गया आपका लॉ का पोर्शन पूरा। अब आप नेक्स्ट आएंगे थर्ड पैराग्राफ के ऊपर, जहां हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इट्स एनालिसिस। थर्ड पैराग्राफ हम क्या बनाएंगे, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इट्स एनालिसिस। अब इसमें हम फैक्ट्स एक्सप्लेन करेंगे। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, हु बहू क्वेश्चन की लैंग्वेज को उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको उसको शॉर्ट करके अपनी भाषा में लिखना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, इसमें हम क्या करेंगे, एक वर्ड हम इसको यूज करते हैं इन द गिवन केस, इन द गिवन केस। इससे अच्छा वर्ड होता है इन द इंस्टेंट केस। अब वर्ड यूज कर सकते हैं इन द इंस्टेंट केस, इसका मतलब क्या होता है इन द गिवन केस। मैं अब फैक्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्स वाई जेड एंड दूसरी कंपनी का नाम क्या था, मैं नाम भूल गया, बीसीएल, एक्स वाई जेड एंड बीसीएल लिमिटेड, या प्राइवेट लिमिटेड, पूरा नाम ले लेगा बेटा दोनों का, एक्सएल एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड एंड बीसीएल प्राइवेट लिमिटेड होल्ड 3 लाख एंड 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ, दूसरी कंपनी का नाम क्या था, ऑफ एवीएस प्राइवेट लिमिटेड रेस्पेक्टिवली, ऑफ एवीएस प्राइवेट लिमिटेड respectively. This amounts to more than, this amounts to more than one half of total equity share capital of AVS प्राइवेट लिमिटेड। अब ब्रैकेट में टोटल शेयर कितनी थी, 8 लाख इक्विटी शेयर्स। thus XYZ and BCL private limited together hold more than one half of voting rights in AVS प्राइवेट लिमिटेड।
लास्ट बात आपने क्या लिखनी है, XYZ and BCL Limited Private Limited are both subsidiaries of उस कंपनी का नाम क्या था, TSR Limited, are both subsidiaries of TSR Private Limited. अच्छा, अब हम आएंगे नेक्स्ट में, लास्ट में क्या लिखेंगे, thus TSR Private Limited through its subsidiaries exercises or controls more than one half of total voting power of AVS Private Limited. तो आप देखेंगे मैंने क्या क्या लिखा बेटा फैक्ट्स में, मैंने केस के फैक्ट्स बताए और उनको रिलेट कर दिया अपने प्रोविजंस के साथ। शुरू कहां से किया हमने लिखा इन द गिवन केस या इन द इंस्टेंट केस XYZ Private Limited and BCL Private Limited hold 3 lakh and 1.5 lakh equity shares of AVS Private Limited respectively. This amounts to more than one half of the total equity share capital of AVS Private Limited. AVS की total equity थी कितनी, 8 लाख, उसमें से 3 लाख और 1.5 लाख यानी कि 4.5 लाख ये होल्ड करते हैं। Thus XYZ and BCL Private Limited together hold more than, नाम बेटा प्राइवेट लिमिटेड है, XYZ and BCL Private Limited together hold more than one half of total voting rights in AVS Private Limited. XYZ and BCL Private Limited are both subsidiaries of TSR. तो हम ये कह सकते हैं कि TSR through its subsidiaries XYZ and BCL controls or exercises more than one half of total voting power of AVS Private Limited. अगर बेटा आप समझे तो ये लैंग्वेज मैंने हूबहू सेक्शन में से उठाई है, exercises or controls more than one half of total voting power of AVS Private Limited. You are done with the third paragraph also. And अब लास्ट में आ जाएंगे, अब लास्ट में कंक्लूजन। यहां आप लिख सकते हैं AVS Private Limited, बिल्कुल क्लियर कंक्लूजन लिखना है, AVS Private Limited is a subsidiary of TSR Private Limited as the letter means TSR, या आप पूरा नाम में लिख दें, as TSR Private Limited through its subsidiaries, as TSR Private Limited through its subsidiaries, ब्रैकेट में नाम लिख दें BCL and XYZ, exercises or controls more than one half of total voting rights of AVS Private Limited. और इसको आप कर देंगे बेटा अंडरलाइन, इसको डबल, जो आप लिखेंगे ना इज अ सब्सिडरी ऑफ TSR लिमिटेड, यहां तक आप कर देंगे इसको अंडरलाइन, AVS Private Limited is a subsidiary of TSR Private Limited as TSR Private Limited। अच्छा कुछ बच्चे बेटा यहीं तक रुक जाते हैं, बेटर होता है एक उसको आगे रीजन दोबारा से दे दें, as TSR Private Limited through its subsidiaries BCL and XYZ exercises or controls more than one half of total voting rights of AVS Private Limited। तो अब आप अपना आंसर देखें तो बेटा इस आंसर में आपके पास बन जाते हैं 4 पैराग्राफ। हमने इस तरह से आंसर शुरू किया था, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर दिस, एप्लीकेबल सेक्शन, सबसे पहले हम ऊपर सेक्शन लिखा, फिर हमने उस सेक्शन को एक्सप्लेन किया लीगल प्रोविजंस हेडिंग के अंदर, फिर हम आए फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इट्स एनालिसिस के ऊपर, हमने पूरे फैक्ट्स एक्सप्लेन किए और फिर हम लास्टली आगे कंक्लूजन। इनफैक्ट एक कंक्लूजन के सामने शुरू करने से आप नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर, कि आपका कंक्लूजन हेडिंग भी अलग से दिखाई देता रहे। और जो ये 4 आप बनाएंगे पैराग्राफ, इन 4 पैराग्राफ्स के बीच बीच में आप एक एक लाइन छोड़ेंगे, यानी कि 4 पैराग्राफ अलग अलग दिखाई देने चाहिए, एप्लीकेबल सेक्शन, प्रोविजंस ऑफ लॉ, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इट्स एनालिसिस एंड फाइनली कंक्लूजन। दिस इज अ प्रॉपर फॉर्मेट जिसके अंदर आपको पेपर में आंसर देना होता है। तो आप समझे बेटा, ये बात पता सबको थी क्वेश्चन के अंदर कि एवीएस प्राइवेट लिमिटेड हमारी सब्सिडरी है टीएसआर की, रीजन भी पता था, लेकिन दिस इज द वे जिसमें आप आंसर लिखते हैं
तो आपको प्रॉपर 4 नंबर मिल जाएंगे पेपर के अंदर। यू विल गेट प्रॉपर 4 मार्क्स। आपको सेक्शन के मार्क्स वैसे अलग से दिए नहीं जाते, आपके फाउंडेशन लेवल पे ना काटते हैं वो मार्क्स, ना वो देते हैं, बट अगर इस तरह से लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको सेक्शन क्लियरली पता है। तो प्रोविजंस ऑफ लॉ मेजर पोर्शन बेटा इसका होता है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो अराउंड 3 मार्क्स आपके इस प्रोविजंस ऑफ लॉ के होंगे। उसके अलावा फैक्ट्स ऑफ केस के एनालिसिस के इतने इसके खास कोई मार्क्स नहीं होते, क्योंकि आप क्वेश्चन के फैक्ट्स रिप्लेस कर रहे होते हैं। और फाइनली कंक्लूजन, इसका आपको 1 मार्क्स मिलता है। टीचर जब चेक करता है तो सबसे पहले वो शुरू करता है चेक करना कंक्लूजन पढ़ के, इसलिए कंक्लूजन क्लियरली लिखना है और उसके को अंडरलाइन करके आना है। कंक्लूजन हेडिंग दें, उसके नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखें एवीएस प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ टीएसआई प्राइवेट लिमिटेड बिकॉज़ वो आप कारण लिखे। बहुत बड़ा नहीं बनाना कंक्लूजन, ये ना हो कंक्लूजन के अंदर आप 5 लाइनें लिखाएं। कंक्लूजन इज क्रिस्प एंड शॉर्ट, 2 लाइन का 3 लाइन का, इससे ऊपर कंक्लूजन नहीं। और जो उसमें मेन वर्ड है इज अ सब्सिडियरी, इज नॉट अ सब्सिडियरी, इज लायबल, नॉट लायबल, इस तरह के जो वर्ड्स आपके पूछे जाते हैं उनको क्लियरली अंडरलाइन करके आए, ताकि टीचर दूर से देख ले कि आपने कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। तो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन। 4 पैराग्राफ में आप इसको डिवाइड करेंगे, इस तरह से आप आंसर को लिखेंगे। ये था टाइप 1 आपका आंसर लिखने का, जहां आपको सेक्शन नंबर भी आता है, जहां आपको प्रोविजन क्लियरली आता है, जहां आपको प्रॉपर कंक्लूजन आपका ढंग से देना आता है। ऐसे केसेस, अब अच्छा इस केस में भी एक खासियत क्या थी कि इसके अंदर कोई केस लॉ नहीं था। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लेक्चर 2 में, इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कोई ऐसी केस स्टडी जिसमें केस लॉ हो। उसके बाद मुझे आपसे ऐसी केस स्टडी डिस्कस करनी है जहां एक से ज्यादा क्वेश्चन, एक से ज्यादा सेक्शन यूज होता हो, उसको कैसे लिखेंगे। फिर मैं आपसे एक ऐसी केस स्टडी डिस्कस करूंगा जहां पर एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ हो। यहां तो बस एक ही बात पूछी हुई थी कि सब्सिडरी है कि नहीं, इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए ए पार्ट पूछा हुआ है, बी पार्ट पूछा हुआ है, उसमें कैसे करें, क्या उसके अंदर एप्लीकेबल सेक्शन, उसके अंदर फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके अंदर ये दोनों अलग अलग बनाने हैं ए पार्ट और बी पार्ट के लिए, ये एक ही साथ कॉमन बना के नीचे कंक्लूजन में ए और बी अलग अलग कर सकते हैं। 2 तरीके हैं लिखने के, वो अलग से सीखेंगे। ये सब देखने के बाद मैं आपके पास आऊंगा थ्योरी क्वेश्चन के ऊपर। थ्योरी क्वेश्चन में बच्चे का अक्सर वो 11-12 वाला डाउट रहता है कि सर 6 मार्क्स का हो तो कितना लिखना है, 4 मार्क्स का हो तो कितना लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो कितना लिखना है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज अभी पहली क्लास छोटी रखी है मैंने, सिर्फ आपको एक सैंपल, एक तरीका दिमाग में सेट करा दिया है कि केस स्टडी को लिखने का बेस्ट तरीका ये है। आप इन 4 पैराग्राफ में बांट दीजिए उसको, एप्लीकेबल या एप्लीकेबल सेक्शंस या सेक्शंस एप्लीकेबल, प्रोविजंस ऑफ द लॉ, फैक्ट्स ऑफ द केस एंड एनालिसिस, एंड फाइनली आप देंगे कंक्लूजन। तो चलिए आज यहीं रुकते हैं। आई होप वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ वर्ड्स आपको देखे होंगे कि आपने लिखना कैसे होता है इन द इंस्टेंट केस, the given problem relates to section this and then conclusion कैसे लाना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे क्वेश्चंस हम और लिखेंगे, मैं इसको अलग अलग वेरी करता जाऊंगा। इन द गिवन केस की या इन द इंस्टेंट केस की जगह और क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 287 के अलावा और क्या लिख सकते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 87 लिख सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 2 क्लॉज 87 लिख सकते हैं। द प्रोविजंस हम ऐसे लिख सकते हैं, द सेक्शन 2 क्लॉज 87 लेज डाउन, हम ऐसे लिख सकते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 87 गिव्स, सेक्शन 2 क्लॉज 87 डिफाइंस। कई तरह की लैंग्वेज यूज की जा सकती है। तो सब धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पूरा महीना है, आराम से सीखेंगे। इस समय सिर्फ पर्पस क्या होना चाहिए कि हम पढ़ के तो बैठे हुए हैं, हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये सीख रहे हैं कि आंसर्स को अच्छे से रिफाइन कैसे किया जाता है, जजमेंट्स को अच्छे से कैसे लिखा जाता है। तो ये मेरा एक सैंपल सबसे बेसिक तरीका था। अब इसके अंदर धीरे धीरे वेरी करता जाऊंगा मैं आने वाली क्लासेस के अंदर। चलिए यहीं रुकते हैं। क्लास अगर आई हो पसंद, क्लास में अगर लगा हो कि कुछ सीखा है, कुछ बेनिफिशियल है, तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्लास को एक लाइक जरूर दीजिए, उससे मुझे पता चलता है कि बच्चों का फीडबैक क्या है। कमेंट सेक्शन में कोई और डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो, किसी तरह की कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में #क्वेश्चन बैंक सीरीज के साथ उसको ले डाउन कर सकते हैं। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।